अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपना भी ख्याल रख रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ जो है बहुत सारा टाइम गुजारें और उनका भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। सबसे पहले तो जी बात करते हैं कुछ मौसम के हवाले से। आज के टेम्परेचर के बारे में बात करें, आइंदा 24 घंटे में मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि कम से कम 14 डिग्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है 34 डिग्रीज रहने वाला है। बारिश की बात करें तो सिर्फ 10% चांसेस हैं बारिश के, बहुत ही कम चांसेस हैं, थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो भी थोड़ी कम रहने वाली है, जो कि काफ़ी शॉकिंग बात है क्योंकि गर्मियाँ तो काफ़ी तेज़ी से आती हुई नजर आ रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो 15% पर रहने वाली है, जो कि काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा भी बात करें तो हवा जो है वो 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती रहेगी दिन भर। और मौसम ओवरऑल जो है बाकायदा दिनों के अगर हिसाब से बात करें तो कुछ बेहतर ही नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी सूरज जो है भरपूर आंखें दिखा रहा है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में मुराद फैसलाबाद से है और फैसलाबाद के अंदर गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, दर्जा रात बढ़ रहा है। जहां पे मौसम का दर्जा रात बढ़ा है, सियासत का भी दर्जा रात दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि बल्दियात बहाल हुए हैं, उस वजह से काफ़ी गर्मा गर्मी नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और रोजाना की बुनियाद पर जैसा कि हम आपको कहते हैं जनाब, आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट के बाहर लाएं, अपने फनकार को बाहर लाएं, उसकी वीडियो बनाएं, वीडियो बना के हमें 30 सेकंड की व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। यही नहीं, आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशंस को भी भरपूर तरीके से बनाने के लिए हम तैयार हैं जनाब। आपने अपनी सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करना है उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम अपने स्टूडियो से आपकी वीडियो को ऑन एयर करने के बाद आपकी खुशियों में शामिल होंगे। तो जनाब आज ऐसी ही एक वीडियो हमें सेंड की है हसन माब और हमदान ने, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे और सीनियर रिपोर्टर तैयब मकबूल, उनके जो है बेटा बेटी हैं, उनकी सालगिरह है, उनकी सालगिरह की वीडियो हमें मौसूल हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। A very very happy birthday to you हसन एंड हमदान। अल्लाह मियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत सारी खुशियाँ लाएं और जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके एम्बिशंस हैं आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए, वो आप ज़रूर पूरे कर सकें। इसके अलावा भी हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें ऑफकोर्स हम टैलेंट के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि कितनी खूबसूरत तरीके से वो स्केचिंग कर रहे हैं। आर्ट से समथिंग जो कि हमेशा हर किसी दुनिया में और बल्कि हर शोबे के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है। ये ज़िशान है जिन्होंने ये स्केच हमें भेजा है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। इतनी डिटेल के अंदर स्केचिंग करना बहुत ही मुश्किल है, मुझे बहुत बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ही महारत के साथ और प्रोफेशनली जो मुझे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों को भी करना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप हमें अपनी वीडियो सेंड करते हैं तो हो सकता है कि कोई और इंसान जो कि शायद अपने पैशन पर इतना बिलीव ना करता हो, वो आपको देखकर इनकरेज हो जाए, इंस्पायर हो जाए और अपने टैलेंट पर काम करने लग जाए। बिल्कुल, और ये टैलेंट आप जारी रखें। और ऊपर से बना भी स्पोर्ट्स कर रहा था, मुझे तो गाड़ियों और बाइक्स का जो है वो बड़ा शौक है और आप अच्छी स्केचिंग जब भी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उसे सराहते हैं, पसंद करते हैं और इस तरह की आर्ट के बड़े नमूने आप बना के एग्जीबिशन लगाएं और पॉपुलर हो। आजकल एग्जीबिशंस का ट्रेंड हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर तो काफ़ी हद तक बढ़ता चला जा रहा है। आर्ट गैलरीज बड़ी पड़ी हैं, रोजाना की बुनियाद पे किसी ना किसी आर्टिस्ट ने, चाहे वो फैसलाबाद से हो या फैसलाबाद से बाहर हो, नुमाइश लगाई होती है। लोगों का काफ़ी जमे गफीर होता है जो कि वहाँ पे मौजूद होता है। तो आप भी जनाब अपनी एग्जीबिशंस लगाएं, अपने हुनर को लोगों के सामने लाएं। हम तो आपके सामने ला रहे हैं, लेकिन इसे मजीद पॉलिश करके, निखार के आप लोगों के सामने लाएं ताकि लोग जो हैं इसे सराहें, आपकी हौसला अफजाई कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम ड्रामा नवीस जिन हसीना मोइन साहिबा जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। बड़ा अफसोस हुआ इस खबर को सुन के। हसीना मोइन साहिबा से तकरीबन 1 से 2 साल पहले 2 बार मुलाकात मेरी हुई थी फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर। मुझे मौका भी मिला था कि इनके साथ इंटरव्यू करूं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इनके साथ रही। शाइस्तगी जो इनकी आवाज़ में थी, इनके लफ्ज़ों की जो अदायगी थी, उससे महसूस यूँ होता था कि बहुत ही मंजी हुई फनकारा हैं, बहुत ही मंजी हुई कलाकार हैं, बहुत ही मंजी हुई ड्रामा नवीस हैं। जिस तरह से अल्फाजों का चुनाव करती थी और चुनाव करके उसको फिर मोतियों की मानद सफ़ों पे पिरोती थी, तो पढ़ने वाला जो है वो उससे काफ़ी महसूस होता था। हसीना मोइन साहिबा ने जब फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर खिताब किया, अपनी नशिस्त के अंदर पार्टिसिपेशन की, तो यकीन जारी है तालियों की गूंज पूरे के पूरे हॉल में सुनी जा सकती थी और हसीना मोइन साहिबा को
खूब हौसला अफजाई जो है वो की जा रही थी। जब भी ये लिखती थी, लिखते हुए इनकी लिखी गई चीजों को पढ़ने का भी एक अपना मजा था, और अपनी ही लिखी गई चीजों को जब ये किसी स्टेज पे, किसी नशिस्त में, किसी तकरीब में, किसी डाइस पे आके खड़े होकर बयान करती थी, तो उसका भी एक बड़ा मजा जो है वो सुनने वाले को आता था। लोग काफी महजूज होते थे। तो हमारी यही दुआ है, अल्लाह ताला इनको जवारे रहमत में जगह अता करे, अल्लाह ताला इनको करवट करवट बख्शे, जन्नत में जगह दे। बहुत बड़ा अहसासा थे हमारे मुल्क पाकिस्तान का, जो कि अब हमारे अंदर तो नहीं रही, लेकिन ये अपनी लिखी गई चीज़ों से हमेशा जो है वो याद रखी जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे भी एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए हुआ। हनान, मैं यही कहने वाली थी कि कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद तो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हम सबके लिए एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर जाते हैं कि ऐसा मुकाम बना जाते हैं हम सबके लिए जो टोटली इंस्पायरिंग होता है। एक ऐसी ही एग्जाम्पल कंवल नसीर साहिबा हैं, जो कि ऑफकोर्स पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर प्रेजेंटर और एंकर रह चुकी हैं। ये उन लोगों में से हैं, उन औरतों में से हैं जिन्होंने ये सबसे पहले प्रेजेंटिंग की तरफ आई। हम जानते हैं कि आज भी औरतों को पाकिस्तान के अंदर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे हम लोग बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हों और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरफ जाने की, लेकिन ऐसी औरतें और ऐसे लोग अगर ना हों जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, जो हमें इंस्पायर करें आगे बढ़ने के लिए, दूसरी औरतों के लिए उन्होंने रास्ता आसान किया ताकि हम लोग आगे चलकर हमारी जो कमिंग जनरेशंस हैं वो आने वाले वक्तों में अपने ख्वाबों को पूरा कर सके, और किसी भी शोबे में जाने से पहले ये नहीं सोचें कि भाई मैं औरत हूं तो शायद मैं कर नहीं पाऊंगी। और ऐसी ही एक औरत ये हैं जिनको हमने खो दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी फैमिली को अल्लाह ताला बहुत हौसला अता फरमाए। उन्होंने अपने आखिरी दम तक अपने काम के साथ ऑनेस्टी दिखाई। वो जब उनकी डेथ हुई तब भी वो रेडियो एफएम पर काम कर रही थी, और लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल सेट की है। अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए और उनकी फैमिली को बहुत हिम्मत और बहुत हौसला दे। और पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर पहली दफ़ा कमल साहिबा जो हैं वो रूनुमा हुई थी। तारक अजीज साहब के साथ इन्होंने शो किया, पहली फीमेल प्रेजेंटर थी, इसलिए एक खासा मुकाम पाकिस्तान के टेलीविज़न के अंदर रखती थी। और ये बड़ी ही एक मुस्बत चीज़ थी कि पहली दफ़ा जब फीमेल प्रेजेंटर आती है और स्क्रीन को जो है वो 4 चांद लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। लैंड स्लाइडिंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वो कहा जाता है ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो नारान के अंदर लैंड स्लाइडिंग हुई, 3 लोग तो जान से गए, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो कि मौजज़ाना तौर पर बच गया। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी के नीचे दब गया था और पत्थर इनके ऊपर मौजूद थे, लेकिन अहले इलाका ने और मुकामी लोगों ने वक्त के ऊपर जो है वो कार्रवाई करते हुए इनको वहां से निकाला। और यकीन जानिए ये तो तस्वीर देख के और वीडियोस देख के यूँ महसूस होता था शायद ये बच ही ना पाएँ, जितने बड़े पत्थर इनकी गाड़ी के ऊपर मौजूद थे और जिस तरह से गाड़ी के बाहर गर्दन निकाल के सांस ले रहे थे, तो बड़े मुश्किल से इनकी जो है वो जान बचाई। तो जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, बारिश हो रही हो या फिर नमी का मौसम हो, तो लाजमी तौर पे सड़क के साथ साथ थोड़ा ऊपर भी जो है वो नज़र रखें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई ना कोई पत्थर नीचे आ रहा हो तो आपकी नज़र में हो और उससे बच के आप निकल सकें। बिल्कुल हनान, और ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि जैसे कि आपने कहा कि जिसको अल्लाह रखे उसको कोई जो है कुछ नहीं कर सकता है। इसी वजह से जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला कई दफ़ा आपको ऐसी चीज़ों से बचा लेते हैं, ऐसे मिराकुलसली बचा लेते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। और ये एक ऐसी ही एग्जाम्पल है। इसे कोशिश करनी चाहिए, अपना तो ख्याल रखें, लेकिन अल्लाह के साथ जो आपका कनेक्शन है, जो आपका नमाज है, आपकी इबादत है, उस चीज़ को हम ज़रूर अपनी जिंदगी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आज कुछ गेस्ट मौजूद होंगे, क्योंकि कोविड की सूरत हाल को अगर देखा जाए दिन ब दिन कोविड के केसेस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह से तालीमी इदारे बहुत मुतासर हो रहे हैं। बच्चों की तालीम जो है अब फिर से उसके अंदर हर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और यूं महसूस होता है कि ये काम अब फिर से लंबा ही चलेगा, क्योंकि तीसरी वेव जब से कोविड की आई है केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे जहांगीर अशरफ, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, एजुकेशन की बीट को डील करते हैं, तो आज काफ़ी चमचमा भी रहे हैं। तो वेलकम करते हैं जहांगीर आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ शबाना इकबाल साहिबा हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद होंगी, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि कोविड की सूरत हाल के हवाले से उनका क्या कहना है, बच्चों की तालीम का हर्ज किस तरह से हो रहा है, इस गैप को किस तरह से फिल किया जा सकता है। तो आपको भी
भी मैडम वेलकम करते हैं। पहले शबाना साहिबा की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करता हूं। मैडम बताइएगा कि स्कूल तो अब बंद हो गए हैं और उसके बाद तालीम का उसी तरह से हर्ज होना शुरू हो गया जैसे लास्ट ईयर हो रहा था, और यूं महसूस होता है जैसे पिछले साल की झलकियां अब फिर से आना शुरू हो गई हैं और कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन भी होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अब किस तरह से लाहेअमल माहिर तालीम दानों की जानब से तैयार किया गया है कि बच्चों को जो है वो छुट्टियों के बावजूद भी तालीम मुकम्मल तौर पर पहुंचाई जाए? जी, तालीम का सिलसिला पिछले साल भी हमारा मुनक़ता हुआ लॉकडाउन की वजह से। जैसे आपने कहा कि वो लास्ट ईयर वाला इम्पैक्ट शायद अब दोबारा फील होगा, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या मुझे जो फील हो रहा है, इस दफ़ा जो लॉकडाउन के बाद सिचुएशन होगी वो लास्ट टाइम से ज़्यादा वर्स्ट होगी। बिकॉज वो एक साल हमने बच्चों को वो फ्लेवर दे दिया जिसमें से ऑनलाइन लर्निंग जो है वो हमारी सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर सक रहे थे। It's not only at the part of the school or the academics, it's at the part of the home and IT equipments and blah blah kind of stuff. पेरेंट्स को जो काम आपने बाइंड करके घर पे भिजवाया, वो भी पेरेंट्स की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि बच्चों को करवाया जाता। यूजुअली उन्होंने वो कॉपी पेस्टिंग करवा दी या उनको फिलअप करवा दिया गया। बच्चे का जो कॉन्सेप्ट था उस सब्जेक्ट का वो बिल्ड नहीं हुआ। सिचुएशन इस लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है बच्चों के एंड पे। जो हमारे अर्ली ईयर्स के लर्नर्स थे वो टू सम एक्सटेंट दे विल कोप अप। अर्ली ईयर्स मींस लाइक, अगर अर्ली ईयर्स में भी मैं प्री स्कूल को स्पेसिफाई कर लूँ तो प्री स्कूल विल कोप अप विद द थिंग्स, क्योंकि उनका शायद सिलेबस कम है, बच्चे एनर्जेटिक हैं, बाद में एक्स्ट्रा टाइम भी लगाया जा सकता है, टाइम स्पैन भी है। बट द मोमेंट यू क्रॉस द केजीज एंड यू एंटर इनटू द 1 and 2 levels, the students which are now in the class 1, they have skipped the KG class. नर्सरी से वो प्रेप या केजी जिसको कहते हैं वो स्किप किया, एक साल घर पे पढ़ा। जब वो 1 में आया तो उसकी वो राइटिंग, रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल लाइक मैथमेटिकल स्किल वो उस तरह डेवलप नहीं हो सके जिस तरह होने चाहिए थे। तो शबाना, अगर हम बात करें, आप छोटे बच्चों के हवाले से बात करिए जो कि प्राइमरी ऑफ कोर्स क्लासेस में होते हैं, तो इसके अलावा जो बड़ी क्लासेस हैं, जो कि हम मैट्रिक की बात करें, बिकॉज 9th और 10th की जो एग्जामिनेशन है वो भी काफी ज्यादा इस प्रोसेस में डैमेज इसी तरह है। अब वो जो सबसे मेजर सफर करेंगे वो 1 to 5 के स्टूडेंट्स हैं। उनकी ये जो 1.5 year या लाइक इट सीम्स टू बी लाइक 2 years काइंड ऑफ अ लर्निंग विल बी सफरिंग। तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा खराब होने हैं। दूसरा, इस एज में उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशंस बहुत बिल्ड होनी है। जो थोड़े टाइम स्पैन के लिए स्कूल्स ओपनिंग हुई तो आई हैव कंडक्टेड द सेशंस विद द टीचर्स कि बच्चे जब आएंगे तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपने उनकी फ्रस्ट्रेशन को निकलने देना है, लेट देम वॉमिट आउट द थिंग्स। सो दे वर राइटिंग ऑन द वॉल्स, दे वर स्क्रैचिंग, दे वर लाइक डूइंग एनी जो भी वो कर सकते हैं आपको तंग करने। अब वो बच्चों को पिंच करना, पुश करना, पुल करना, ये सारे काम करते करते अब वो ग्रेजुअली सिंक्रोनाइज हुए थे, डिसिप्लिन हुए थे टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस, टुवर्ड्स द स्कूल्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ये हमें स्कूल्स क्लोज करने पड़े। बिल्कुल, स्कूल तो क्लोज हुए और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी जो है वो जन्म ले रहे हैं। अब वो मसाइल कौन से होंगे ये जहांगीर से पूछेंगे, क्योंकि कब तक ये स्कूल बंद रहेंगे ये भी जहांगीर आप बताइएगा कि अब कितनी देर ये सिस्टम और रहेगा स्कूल, और कितनी देर बंद रहेंगे? अच्छा अनाम, देखें ये गवर्नमेंट क्लियर नहीं है अपने डिसीजन में। पहला फेज अगर उसको देखा जाए कि जब मार्च 2020 में लॉकडाउन पहला लगा था तब भी 1 हफ्ते से काम शुरू हुआ था और 6 माह तक गया था। अभी भी सेम वही, जैसे आपने कहा कि शायद वही रिपीट हो रहा है, तो ऐसा ही हुआ कि पहले 2 हफ्तों के लिए लगाया गया, उसके बाद 11 अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया है। अब अफवाह एक चल रही है, क्योंकि पहले ये बात निकाल देते हैं बाहर अवाम में कि अवाम देखें रिएक्शन क्या आता है। अब रमज़ान का आ रहा है कि रमज़ान में भी मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा और तालीमी इदारे मज़ीद बंद रहेंगे, और इसका फैसला 7 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में होगा। तो इस हवाले से पहले ही एक वो कहते हैं ना शोशा छोड़ दिया जाता है कि देखें रिएक्शन क्या आता है। और रिएक्शन ये है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 1 साल क्या कई साल और बंद रखें, तनख्वाहें आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर का मसला है। प्राइवेट सेक्टर ने पिछले दिनों 24 मार्च को प्रोटेस्ट भी किया, सड़कों पर भी आए, तालीम बचाओ मार्च भी किया, और डिमांड यही थी कि वाहिद स्कूल्स थे जहाँ पर SOPs फॉलो हो रहे थे, स्कूल्स को, तालीम को ना रोका जाए, बच्चों को पढ़ने दिया जाए SOPs फॉलो करते हुए।
लेकिन अब चूंकि 11 अप्रैल की डेट आ गई, अब नेक्स्ट डेट का कोई पता नहीं कि कब तक मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए, तो ये स्कूल खुलते हुए अभी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो सूरत हाल जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, और हुकूमत से कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा। ना मार्केट्स हैंडल हुई हैं, ना ट्रांसपोर्ट हैंडल हुई है। इनके पास एक ही हल है जी, बंद कर दें सबको। तो एसओपीज पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाना आता इनको गवर्नमेंट को, उसका वाहद हल है कि जनाब सब कुछ बंद कर दें, घर बैठ जाएं। हमारी अपनी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इसके अंदर। अगर केसेस ज्यादा हो रहे हैं या कोरोना आउट ऑफ हैंड हो रहा है एट द मोमेंट, जो कि पूरी दुनिया ने फेस किया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, तो पाकिस्तान में अब आके ये थर्ड वेव बहुत इंपैक्टफुल लग रहा है कि बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो इसमें क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दे रही है, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान खुद जाके बाजारों में या पर्टिकुलरली हर एक स्कूल में जाकर वो बताएं जी कि मास्क अपना लगा लें, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट हमें एसओपीज दे रही है तो हम उनको फॉलो करें। और गवर्नमेंट इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जहांगीर, ब्रेक से पहले फातिमा पूछ रही थी कि हमारी भी तो अपनी कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमें फॉलो करना चाहिए, और बात भी ठीक है कि जब तक हम खुद से ही अपनी केयर के लिए काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जितना मर्जी डंडे लेके पीछे रहे, हम नहीं सुधरेंगे। और बहुत सारे लोगों को डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से एक खास तौर पे उनको सबक सिखाने के लिए मास्क के बगैर जो सड़क पे फिर रहे थे उनको दीवार की तरफ मुंह करके कुछ देर के लिए खड़ा कर दिया गया, तो अलामती तौर पे एक किस्म की सजा दी गई ताकि दूसरे लोग भी इसे देख के कुछ सीखें, लेकिन सीखते नहीं, अभी भी बाजारों के अंदर चले जाएं वही सूरत हाल है। क्या कहेंगे? अच्छा, मसला ये है कि अगर एसओपीज फॉलो करने की बात की जाए तो वहां एजुकेशन थी जहां पे फॉलो हो रहे थे। स्कूल से इंटर होते ही बच्चे मास्क लाजिम था, डिस्टेंस से बिठाए जा रहे थे बच्चे, सैनिटाइजर गेट पर मौजूद थे, और क्लीनलीनेस और बच्चों के हैंड वाशिंग स्पेशल वो बना दिए गए थे। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको एक्स्ट्रा हैंड वाशिंग की फैसिलिटी नजर आती है। अब अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल में ये कहा गया था जनाब के वो दायरे लगे हुए हैं कि अगर बच्चे इंटर होंगे तो लाइनिंग से और डिस्टेंस से, और क्लासेस में भी डिस्टेंस से बैठेंगे, और आधे बच्चों को बुलाया जा रहा था ताकि, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी इतनी नहीं है ना कि सारे बच्चों को एक टाइम में बिठा सके डिस्टेंस के साथ। तो जैसे ही बाहर मामला आते थे, ट्रांसपोर्ट हो, मार्केट हो या कहीं भी हो, इवन हमारे पार्क्स और जितने भी प्ले लैंड्स हैं, यहाँ पर एसओपी उस हद तक फॉलो नहीं हो रहे और ना हो सकते हैं जितने एक किसी देखें, एजुकेशन है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। आप जब बच्चा आ गया तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में है, आपके इख्तियार में है, जो वहां पे सख्ती कर सकें, पाबंदी लगा सकें, इंप्लीमेंट करवा सकें। अब आपकी मार्केट्स जो हैं, इतनी ज्यादा मार्केट्स हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में तो हो सकती हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जब चीज़ें उसका दायराकार वसी होता जाता है तो इख्तियार और उसको कंट्रोल करना उतना मुश्किल होता जाता है। अब फैसलाबाद में अगर आप कहें कि जनाब 1 करोड़ आबादी है तो उसको कंट्रोल करना हमारी इंतजामिया के बस से बाहर है। यकीनी तौर पर लोगों को खुद भी एहसास करना चाहिए जनाब कि अगर आपने रशी एरिया में जाना है, कहीं ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना है या कहीं भी मार्केट जा रहे हैं, तो आप एसओपीज़ को खुद फॉलो कर लेना। अगर हर बंदा अपने तौर पर एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे तो फिर ये चीज़ हो सकती है जनाब के मार्केट में आपको सारे बंदे मास्क पहन के नज़र आएँ और आपके सारे एसओपीज़ को फॉलो करते हुए नज़र आएँ, और शॉप्स पर सैनिटाइज़र रखे हों। अगर आप एक्सचेंज चीज़ें कर रहे हैं तो उससे पहले सैनिटाइज़ करें हाथों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हर शॉप पे सैनिटाइज़र मौजूद है, ना हर शहरी जो है, ना दुकानदार, ना कस्टमर, जहाँ भी देख लें कोई भी मास्क पहनना नहीं चाह रहा। और अक्सर लोग कहते हैं जनाब कि जब अगर कहीं इस तरह का वाकया हो, विजिट हो जाए, कहीं नाका लग जाए चेक करने के लिए मास्क, तो फिर लोग मजबूरी के तौर पर इसको यूज करते हैं। लेकिन जहांगीर, यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि स्कूल के अंदर जिस तरह से एसओपीज शायद फॉलो करवा लेते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इवन मैंने पर्सनली देखा है, जो स्कूल खत्म होते ही एक साथ निकल जाते हैं और फिर वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से बाहर होते हैं, वो मिल रहे होते हैं एक दूसरे से। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक ही क्लास के डिफरेंट जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो चीज़ तो कंट्रोल नहीं की जा सकी। एक दफ़ा आप घर से बाहर निकल जाओ, उसके बाद और फिर स्कूल से बाहर निकल जाओ, तो उसके बाद कैसे आप कंट्रोल करें? पेरेंट्स का भी थोड़ा सा किरदार फिर आ जाता है कि देखें, स्कूल की बाउंड्री तक छोड़ना तो पेरेंट की जिम्मेदारी है ना, कि स्कूल के अंदर वो छोड़ के जाएं बच्चे को, और उसके बाद पिक करना भी पेरेंट की अल्टीमेटली जिम्मेदारी है। ये हर स्कूल तो नहीं कर रहा कि वो पिक एंड ड्रॉप भी आपको दे रहा है, तो बहुत कम स्कूल ऐसे होंगे जो पिक एंड ड्रॉप खुद दे रहे होंगे। अदरवाइज ये पेरेंट की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ
कि स्कूल तक छोड़ना और बच्चे को स्कूल से पिक करना ये पेरेंट की जिम्मेदारी है। और जैसे हमारे कुछ सालों से बच्चों के हवाले से सेंसिटिव इशू सामने आ रहे हैं, कुछ हरासमेंट के और दूसरे, तो फिर तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चों को अपनी निगरानी में तालीमी इदारे तक पहुंचाएं और वापस लेकर जाएं। और उन बच्चों का क्या जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो स्कूल से उनको पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं इवन जो प्राइवेट स्कूल। अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, बहुत सारे हमारे गली मोहल्ले में जो स्कूल होते हैं, हम खुद पैदल वहां पर आते जाते रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी पैदल साथ जाते रहे हैं, और ये अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है। मैं जिस चीज पे पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ, जिस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके या तो पेरेंट्स के पास इतनी फिजिबिलिटी नहीं होती, वक्त की कमी होती है, गाड़ी नहीं होती है, जिस भी वजह से जो स्कूल थोड़ा दूर हो जिनका, और उनको यूजुअली पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगवानी पड़ती है, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर आपको पता है कि काफी सारे बच्चे। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, आपका पॉइंट एक वैलिड पॉइंट है कि स्कूल के अंदर हमने SOP फॉलो करवाए और बाहर जाके वो नहीं हो रहे थे। बट आई हैव सीन द स्कूल्स कि जहाँ पे वो जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसको भी इस हिसाब से मैनेज किया गया। जब आप अल्टरनेट डेज पे स्कूलिंग कर रहे थे तो वो वैन उतनी भर के नहीं आ रही थी, उस पे स्कूल भी चेक रखता था और उस पे पेरेंट्स भी चेक रखते थे। अच्छा। ठीक है, नो डाउट एक्सेप्शंस होंगी, अगर आपने ऑब्जर्व किया एक्सेप्शंस आर देयर, बट मेजॉरिटी केसेस में उस पे भी बहुत चेक एंड बैलेंस था। सेकेंड पॉइंट, आपने कहा जी बच्चे बाहर निकलते हैं, आई हैव ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स की जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था and somebody came and they tried to shake the hand and the student said no, it's COVID time so we are not going to shake the hand. बच्चों ने बड़ा साफ जवाब दिया और उनका जी अस्सलाम वालेकुम, हाथ नहीं मिलाना। आप घर में आए तो अक्सर आप हाथ धोना भूल जाएंगे, बच्चा आपको कहता है कि प्लीज वॉश योर हैंड्स, हमें टीचर ने गाइड किया है कि हैंड वॉश करने हैं। तो वो जो एक एरिया था जहां से हमने ये सारा कुछ बच्चों में फिक्स करना था, देना था, वो छोटे लर्नर्स जो हैं वो बहुत सारा अच्छा इम्पैक्ट ला सकते थे सोसाइटी में। बच्चे ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर रहे थे और वो कह रहे थे। मास्क भी मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे अक्सर मेरे बच्चे कह रहे होते थे मम्मा गाड़ी से निकलते हुए मम्मा पुट ऑन द मास्क। सो दिस इज द थिंग कि बच्चे जो हमें से करवा रहे थे अब हमने उनको खत्म कर दिया। अब पिछले दिनों हम गए तो किसी बच्चे से हाथ मिलाने के लिए उन्होंने कहा जी हमारी टीचर ने मना किया है, इट्स कोविड टाइम सो वी डोंट शेक हैंड। सो अब बच्चे फिर घर से बैठ जाएंगे और वो ये सब कुछ भूलने लग जाएंगे। नहीं बिल्कुल, एंड आई एग्री कि बच्चों पर जो इम्पैक्ट हो रहा है ये इतना टाइम ऑफ का, वो मोबाइल फोन से एडिक्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट। उनको बिल्कुल एक जो मैनरिज्म होता है जो आप स्कूल के थ्रू सीखते हो, एक आपकी एक स्ट्रक्चर होता है दिन का, वो बिल्कुल लूज कर रहे हैं। डिसिप्लिन ऑफ द लाइफ, रूटीन ऑफ द लाइफ सारी उनकी डिस्टर्ब हो चुकी है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं हमारे 9th and 10th के स्टूडेंट्स हैं। जैसे जहांगीर ने कहा कि गवर्नमेंट खुद क्लियर नहीं होती, गवर्नमेंट की अभी तक तो यही अपनी वो बिल्ड नहीं कर सकती क्रेडिबिलिटी के नोटिस आते हैं और उसके 2 दिन बाद आता है दिस इज अ फेक नोटिफिकेशन with your stamps, with your signs, with your everything. The scan part has been shared to the market. Everybody is reading it कि जी फलान डेट आ गई एग्जाम्स की, फलान डेट आ गई, फलान डेट आ गई, इस तरह होने। सो उसके बाद गवर्नमेंट खुद कहती है दिस इज अ फेक। गवर्नमेंट फेक नोटिफिकेशंस को तो रोक नहीं सक रही, खुद वो क्लियर नहीं है। अगर स्कूल्स को बंद करना सोल्यूशन था तो पिछला पूरा साल स्कूल बंद थे, फिर क्यों थर्ड वेव आ गई कोविड की? अगर स्कूल इसको स्प्रेड कर रहे थे तो स्कूल स्प्रेड नहीं कर रहे थे। और स्कूल्स को बंद करना कभी भी सोल्यूशन नहीं होगा, आप SOPs को स्ट्रॉन्ग कर देते। एक बिल्डिंग है वो 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है, सो इफ यू गो ऑन द अल्टरनेट डेज यू कैन हैव 2 शिफ्ट्स इन अ डे। अगर 500 स्टूडेंट है और आप 250 को बुला रहे थे तो आप उसको 125 कर दें, 125 एंड देन 125, टाइम शॉर्ट कर दें, लेकिन बच्चों के अंदर वो क्लासरूम एनवायरनमेंट बिल्ड होने दें। लेकिन इसमें यह भी तो एक इशू आता था ना कि जब 2 शिफ्टें रखते थे, हायरिंग टीचर की 1 शिफ्ट की होती है और जब वो 2 शिफ्टों में पढ़ाता है उसको अर्निंग ज्यादा देनी पड़ती है, उसे पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं और उसे टाइम इतना ज्यादा मैंने आपसे पहले कहा कि टाइम शॉर्ट कर दें, इट्स नॉट फॉर द होल डे स्कूल, सो इट्स द कोविड टाइम। लेकिन अगर आप 8 आवर्स की डे करवा रहे हैं तो मेक इट 3 आवर्स, मेक इट 4 आवर्स, 3.5 आवर्स, लेकिन एटलीस्ट उसमें आप बच्चे के मेन स्किल्स, मेन सब्जेक्ट्स को तो कवर करवा लें ताकि वो जो आपका प्रोग्रेशन का गैप है वो ना बिल्ड हो। अच्छा, 9th 10th के स्टूडेंट्स के साथ हम सबसे बड़ी ज्यादती ये कर रहे हैं कि 9th वालों ने बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए, उनको कोई फ्लेवर नहीं है कि बोर्ड उनके साथ क्या सलूक करने वाला है। उसके बाद हम एक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्लान दे देते हैं, फिर हम कहते हैं जी पेपर्स आपके डिले हो गए, इनके स्टैंडअप्स ना लें, इनकी टेस्ट सीरीज ना लें, स्कूल बंद करें, इनको घर में बिठा दें। What they are going to do now, they have a clear mindset कि हमें सब आता है because they haven't gone through the assessments yet.
वो उस असेसमेंट्स में, एवेल्युएशंस में से पास ही नहीं हुए जिसमें उनको अब 10th में अपीयर होना है। प्लस एक और आ जाता है जी, हम उनके हो सकता है 10th के एग्जाम्स ले लें, जो अभी 9th वाले हैं उनको हम फिर प्रमोट कर दें। सो दिस इज द फ्लेवर वी आर गोइंग टू द स्टूडेंट्स एंड इट्स वेरी डेंजरस काइंड ऑफ अ थिंग विच वी आर डूइंग टू द यूथ। ये कमिंग यूथ है, वो जो 1 to 5 वाले हैं वो तो सफर करेंगे, लेकिन उनके पास फिर टाइम गैप होगा, टीचर्स की स्टेबलाइज करने को, वो शायद स्टेबलाइज कर जाएं। लेकिन जो 9th 10th के साथ हो रहा है, ये इसके फौरन बाद कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जानी है, तो बिल्कुल ये जो गैप उनकी उसमें पर्सनालिटीज में, उनकी डेवलपमेंट में बिल्ड हो रहे हैं, वो कवर करना बहुत तो difficult शबाना, ये रीजन क्या है पाकिस्तान में? ऑफ कोर्स रिसोर्सेज के मसले हैं, हम उस तरह से जो स्किल्स हैं वो टेक्निकल स्किल्स टीचर्स के पास भी नहीं है, स्टूडेंट्स के पास भी नहीं, जिसकी वजह से ऑनलाइन टीचिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकी। लेकिन पर्सनली आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसे कौन से रीजंस हैं जो कि और ऐड किए इस प्रॉब्लम के अंदर? क्योंकि ग्लोबली एक एफर्ट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल रही हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, आगे चलते उनकी पढ़ाई जो है ओवरऑल डैमेज नहीं हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में हमने खास करके देखा है कि बहुत इशू क्रिएट हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। तो इसकी वजह क्या है? क्या ये स्टूडेंट्स की गलती है कि वो सीरियसली नहीं लेते हैं, एक नया तरीका है, इस वजह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर सके, या फिर टीचर्स की तरफ से कुछ लैक था, सिलेबस उस तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था? आखिर क्या रीजंस है इसमें? मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये है, जैसे आपने ग्लोबली कहा, तो ग्लोबली वी कांट कंपेयर अवर एजुकेशन सिस्टम टू दैम। लाइक स्टिल द 9th and 10th इज गोइंग टू बी रोट मेमोराइजेशन काइंड ऑफ अ थिंग। सो उसको ऑनलाइन डिलीवर करना इज क्वाइट चैलेंजिंग। नाउ कम्स द अदर साइड कि जी हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, ऑफ कोर्स वी आर लैकिंग इन दैट, हम इतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं। हमारे सिटी के बच्चों के पास तो इंटरनेट की फैसिलिटी है। अब अगर टीचर को उसको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है, तो आई हैव सीन कि जी वो वीडियो अपलोड करते टीचर को कितना टाइम लगा और स्टूडेंट को डाउनलोड करते कितना टाइम लगा, और उसके बाद पेरेंट्स की ये कॉल आई कि जी सारा तो इंटरनेट का पैकेज खत्म कर देते हैं बच्चे, आप इतनी वीडियोज ना भेजा करें। अच्छा, सो सारे जो स्टेक होल्डर्स थे वो अपनी अपनी जगह सफर कर रहे थे। इसके अलावा बच्चे हमारे यूज टू नहीं थे और बच्चों को हम यूज टू होने भी नहीं दे रहे। देखें, हम अपनी पॉलिसी क्लियर कर दें, दिस इज द ईयर यू हैव टू बी एट होम, यू हैव टू गो थ्रू द एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू लर्न ऑनलाइन। दिस इज द पॉइंट। बच्चे पढ़ेंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे, वो आएंगे। हम कहते हैं आप 2 वीक्स घर बैठ जाए, दैट इज द स्प्रिंग ब्रेक, देन वी विल डिसाइड। और 2 वीक्स खत्म होने से पहले कहते हैं 2 वीक्स मोर, लेट्स ऐड टू इट। बच्चों का माइंडसेट नहीं बनता, बच्चे उसको सीरियस नहीं लेते, यही प्रॉब्लम है। और शबाना, जो 45 डेज का पैराबोलिक कर्व है कोविड का, 45 डेज। सो फिर स्टार्टिंग समवेयर इन 13th of March आई थिंक। सो वहां पे अगर वो स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द पीक टाइम। हम वहां पे लॉकडाउन तो कर लेते हैं जब वो केसेस थोड़ा सा राइज होने लगते हैं। हम अपनी कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते कि ये 45 डेज का कर्व है, मिड में किन डेज में जाके पीक आ रही है, ये कहाँ खत्म हो रहा है और उसके बाद। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस हवाले से जहांगीर से भी पूछते हैं। जहांगीर, आप क्या समझते हैं कि अब टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करने की कोशिश है, आईटी की फील्ड को भी इंप्रूव करने की कोशिश है, हमें इस साल से, जो पिछला साल गुजरा, इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और बच्चों को भी कुछ नए ऐप्स और इन चीज़ों के बारे में लर्निंग जो पॉजिटिविटी में यूज़ की जा सके, जैसे अब तालीम के हवाले से वीडियो कॉल्स और इस तरह की ग्रुप कॉल्स जो हैं वो करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए भी कोई सेशन कोई ना कोई बच्चों को रखना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला है तो उसके ऊपर बच्चों को पता हो कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पे वालिदैन ही उनको ऑन करके देते हैं। तो इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू आपके साथ करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो जहांगीर, ब्रेक पे जाने से पहले विजुअल स्टडी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, तो आप नहीं समझते कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस हवाले से भी कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्स बच्चों को करवाना चाहिए, ताकि उनको इल्म हो, वालिदैन अगर घर पे मौजूद नहीं है, किसी काम से बाहर गए, क्लास का टाइम हो गया, तो उन्हें पता हो कि सिस्टम ऑन करके किस तरह से जो है वो क्लास ऑनलाइन ली जा सकती है। इस हवाले से क्या कहें? अच्छा हनान, अगर आप कहें कि बच्चों को कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता या मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना आता, तो मेरा ख्याल है कि ये आज का सबसे बड़ा झूठ होगा। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली हैं, वो ज्यादा IT फ्रेंडली हैं बड़ों की निस्बत। अक्सर बड़ों से आपने भी सुना होगा जनाब कि हमें मोबाइल नहीं यूज आता, बच्चे फर चलाते हैं इसको,
बच्चे इसमें यूट्यूब चला लेते हैं, कार्टून देखना हो तो बच्चे चला सकते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना हो तो बच्चे नहीं ले सकते। ये सिर्फ उनकी जो आदत है ना वो नहीं बनी अभी। हमारे यहाँ जो स्टडी की हैबिट है ना वो ऑनलाइन नहीं बन पाई, और वजह यही है जो भी बता रही थी मैम शबाना, कि आप एक हफ्ता 2 हफ्ते 1 माह 2 माह कह देते हैं घर बैठे ऑनलाइन पढ़ें, और 1-2 माह बाद दोबारा स्कूल बुला लेते हैं। वो आदत डेवलप होने लगती है, आप स्कूल बुला लेते हैं, स्कूल डेवलप होने लगता है, आप दोबारा ऑनलाइन भिजवा देते हैं। तो आपने ये जो खिचड़ी पकाई हुई है गवर्नमेंट ने, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है कि आप कश्मकश का शिकार हैं। अब देखें पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो एग्जाम भी ऑनलाइन लें। अब ये देखें कि बच्चों की ये थिंकिंग डेवलप होना, ये खुद एक बहुत मनफी तासुर है एजुकेशन सिस्टम पर, और ये टीचर्स पर सवालिया निशान है कि आपके बच्चे पेपर नहीं देना चाहते, पेपरों से भाग रहे हैं। लेकिन जहांगीर, मेरी जब कुछ स्टूडेंट्स से बात हुई थी इस दौरानिए में, जब वो एग्जामिनेशंस की डिमांड कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपको शायद याद हो कि हैशटैग भी उस टाइम पर ट्रेंड कर रहा था ट्विटर के ऊपर, और ऑन अ डेली बेसिस उस टाइम पे ट्रेंड कर रहा था। तो बच्चों का कहना ये था कि जानबूझकर हमसे ऑनलाइन क्लासेस देने के बाद पूरा साल हमसे इन पर्सन एग्जामिनेशन ली जा रही है ताकि बच्चों को फेल किया जा सके, एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स की और एक्स्ट्रा साल की फीस जो है उनसे ली जा सके, जबकि उनको एक दफा भी पूरे साल के अंदर, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मसला हो रहा था उस टाइम पे, जो कि पूरा साल यूनिवर्सिटी नहीं आए थे और उनको कोई गाइडेंस जो है नहीं दी जा रही थी इन टर्म्स ऑफ इन पर्सन एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जवाब इसका ये है कि अगर आप कहते हैं कि ऑनलाइन हमें पढ़ाया है, ऑनलाइन एग्जाम लें, एग्जाम आपका ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, व्हाट्स द डिफरेंस? कि आपके क्वेश्चन पेपर तो वही है ना, आपने अगर उसको फिजिकल करना है और आपने ऑनलाइन बैठ के करना है, अगर क्वेश्चन पेपर सेम है तो आपको इशू क्या है? इशू ये था जहांगीर के जब वुमेन यूनिवर्सिटी की जो जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाज किया गया था, आपने ही उसको कवर किया था, वहां पे लड़कियों ने बड़े नारे शारे लगाए कि ऑनलाइन ही हम पेपर देंगे। अब यूनिवर्सिटी तो मान गई, अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी गई कि ऑनलाइन पेपर देते हुए अगर आपका नेट चला गया तो आपको फेल कंसीडर किया जाएगा। ऑनलाइन पेपर देते हुए किसी वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो गया, चाहे वो लोड शेडिंग की वजह से हुआ हो, तो आपको फेल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद 80% से ज्यादा बच्चियां वही जो वहां पे एहतजाज कर रही थी, आके उन्होंने फिजिकल एग्जाम दिया। इस हवाले से एक इसमें और इशू भी था, जब शर्त रखी गई कि जनाब कैम ऑन होगा और जो बच्चा भी अपने एग्जाम के दौरान इधर उधर देखेगा वो पाएगा, तो फिर भी बच्चों ने कहा कि हम पे सख्ती की जा रही है। अब देखिए एग्जाम का मतलब ही है कि आप पर थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस हो। तो टफर मार्किंग के हवाले से, बिकॉज मैं अगर यहाँ पे बता सकूं कि जो ग्लोबली एग्जामिनेशंस लिए गए थे उनको थोड़ा उन्हें पता था ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं, ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, बच्चे और तरह की स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। जो लॉकडाउन आपको पता है बाकी कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट थे, जैसे पाकिस्तान में अब और पहले भी एक स्टेज पे हमने देखा है। तो उस चीज को माइंड में रखते हुए टीचर्स, यूनिवर्सिटीज मेक श्योर करना चाहती थी कि बच्चों का ख्याल रखा जाए, मेक श्योर किया जाए कि उनकी मेंटल हेल्थ को हम तबाह नहीं करें। उनको ऑलरेडी पता है कि उनका टाइम वेस्ट हुआ है। अब आपने पढ़ाया किस लेवल का है, और ये कुछ बच्चों ने ये एग्जाम्पल भी तब दी थी कि हमें पढ़ाया देखें किस लेवल का है, पेपर जो है हमसे वो उसी लेवल के लेने की कोशिश करें। तो डिफरेंस तो जरूर है, और इसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। अगर यूनिवर्सिटीज का नहीं है, टीचर्स का नहीं है, तो बच्चों का भी तो कोई कसूर नहीं। अच्छा, इसमें मेन इशू ये था कि चूंकि बच्चों को एक बार वो लॉलीपॉप दे दिया गया कि बगैर एग्जाम के आपको प्रमोट किया जा रहा है। 9th के 10th के इंटरमीडिएट के बच्चों को विदाउट एग्जाम किया गया, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को उनकी जो असाइनमेंट्स हैं उन पर पास किया गया। अब बच्चों को ये था कि ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपको वो एग्जाम वो पेपर देंगे और कहेंगे 24 घंटे में सबमिट करवाएं। उनके माइंडसेट में बच्चों के अब ये था कि हमसे असेसमेंट ली जाएगी, हमसे कोई असाइनमेंट ली जाएगी, उसी पे हमारी मार्किंग होगी। बच्चे डिमांड ऑनलाइन की इसलिए कर रहे थे। जब कहा गया कि ऑनलाइन एग्जाम भी सेम फिजिकल एग्जाम की तरह सेम टाइम में आपको करना होगा, फिर बच्चों को पड़ गया वक्त कि जनाब हम अब क्या करें। तो आपका ख्याल है कि बच्चे सिर्फ चाह रहे थे कि बच्चे चाह रहे हैं कि हमें असाइनमेंट्स दे दें, असेसमेंट्स दे दें। अब देखिए इसी वीक में प्रोटेस्ट होता है ए लेवल वालों का। वो कहते हैं 7 अप्रैल से हमारे जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं वो ना लिए जाएं, क्योंकि हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं हुई, हमारे असेसमेंट्स नहीं हुए, हमें तैयारी का मौका नहीं मिला। तो अगर कैम्ब्रिज एग्जाम लेती है अप्रैल में तो हम तो फेल हो जाएंगे, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, हमारे वो ग्रेड अच्छे नहीं बनेंगे। क्या और जगहों पे भी ये इस तरह का एहतजाज देखने को मिला? क्योंकि अगर इनकी नहीं ली गई तो बाकी लोगों की भी नहीं। ये सिर्फ अभी ए लेवल वालों की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि उनके 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम। मैट्रिक वालों के मई में है, इंटरमीडिएट वालों के जून में है, और जो ओ लेवल है उनके भी मई में है।
अभी उनके पास टाइम है। शायद अगर दोबारा तालीमी इदारे खुलते हैं तो उनको मॉक टेस्ट का और बाकी सारे का टाइम मिल जाएगा ना प्रिपेयर करने का। एटलीस्ट टेस्ट सेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों से एग्जाम से पहले, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि वो किस काबिल हैं, कितनी तैयारी उनकी है, उनको एग्जाम से पहले अपने वो मार्क्स का आइडिया हो जाए कि मैं कितने पानी में हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिला क्योंकि कोविड के दौरान अचानक से लॉकडाउन लगा और बच्चों को टेस्ट सीरीज से गुजरने का मौका नहीं मिला, और एक वीक अब बाकी है, तो उसमें कैसे इनकी वो प्रोग्रेस होगी। तो इसलिए अब ये डिमांड आ रही है। फैसलाबाद समेत लाहौर, इस्लामाबाद और कुछ और शहरों में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन जहांगीर, एक स्मूथली सिस्टम चल रहा था, कोविड आया तो बच्चे अब किस तरफ लग गए हैं? कोई एहतजाज हो रहा है, कोई किसी चीज का रोना रो रहा है, कोई किसी चीज का। एक प्रॉपर निजाम मुतारफ करवाना चाहिए ताकि पाइपलाइन में चीजों को लाया जा सके। मैडम, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब पाइपलाइन में अब चीजें आनी चाहिए। पाइपलाइन में चीजें आनी चाहिए, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर पे, जहां पे गवर्नमेंट को बहुत काम करने की जरूरत थी, वो टोटली जो है ना वो एक हॉट वाटर्स में उसने डाल दिया हुआ है। अच्छा, स्कूल ओपन, स्कूल क्लोज, स्कूल ओपन, स्कूल क्लोज, देन कम्स द एसएनसी, देन कम्स द एग्जाम्स, देन कम्स द ब्ला ब्ला काइंड ऑफ स्टफ। कहीं पे भी उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ऑफ हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो नाउ इज द टाइम कि ये हमें क्लियर कर दें कि दिस इज द टाइम स्पैन, आप इस टाइम में स्कूल्स बंद रखें। लाइक आई हैव बीन डूइंग पर्सनली, मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है। हम अब अगर टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर लेते हैं और हमने स्टूडेंट्स को उस तरह सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो वो ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सारी दुनिया में ऑनलाइन असेसमेंट्स होती हैं, हमने कोर्सेज किए, लाइक अमेरिकन से, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से आई हैव डन माई कोर्स। वो 1 वीक का कोर्स स्लॉट आता था, आपने करना है, आपने उसको फिल करना है, उसमें एक टाइम स्लॉट है, यू हैव टू डू। ओपन बुक एग्जाम्स भी एक्सेप्टेबल हैं। सो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बहुत ओल्ड वन है। आप इधर उधर नहीं देखेंगे, आप कैमरा पे बैठेंगे, आप एग्जाम देंगे। हम बच्चे को उस साइड पे तो बड़ा पिन पॉइंट करके ला रहे हैं, और उसके पीछे हम कॉन्सेप्ट उसको कितना दे सके हैं लास्ट ईयर में, ये हमें पता नहीं। और उसमें सबसे ज्यादा बुरा रोल जो प्ले किया वो हमारी गवर्नमेंट ने किया। उसने एजुकेशन सेक्टर को कहीं पे भी कोई बूस्ट देने के बजाय प्रेस कर दिया, इतनी बुरी कंडीशन में डाल दिया। इवन आई रिमेंबर कि व्हेन स्कूल्स गेट ओपन तो उनको एसएनसी के उसमें लाके खड़ा कर दिया। अब करिकुलम या एसएनसी इज ऑलरेडी देयर, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। दैट नीड्स टू बी एन इंक्लूसिव वन। इंक्लूसिव वो खुद है या नहीं, उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है हमारा, लेकिन उसको डाल दिया गया है कि जी आप इसको लेके चलें। तो शबाना, आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएं एसएनसी को, लेकिन उसको एक इतना बड़ा हवा ना बना दें स्कूल्स के लिए। और उनको कहीं पे भी फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, लाइक बिल्डिंग के रेंट्स में, इवन बिल्स में, एनी काइंड ऑफ थिंग। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका मैडम आज के शो में आने के लिए। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आपके साथ रही। जहांगीर अशरफ, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो आपका हेयर स्टाइल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया। अगर आप भी चाहते हैं कि ज़बरदस्त सी बॉडी केयर करें तो उसके लिए आपको प्राइम हेयर क्लब जनाब कॉलोनी जाना होगा। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं शेफ यूके की तरफ और देखते हैं कि आज क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ, क्या तैयार कर रहे हैं आज हमारे बुलबुल शॉपिंग मॉल में जो है चाय नाश्ता, उसका हम चाय नाश्ते की रेसिपी बताएंगे और जो उसमें मिलता है वो दिखाएंगे सब लाइव। जनाब, क्या क्या रेसिपीज हैं आज हमें भी बताएं, क्योंकि चाय नाश्ते सर ब्रेकफास्ट में सुबह 8 से 2 बजे तक होता है। चाय नाश्ते में आलू भुजिया है, उसकी रेसिपी क्या है सर मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी मसाले होंगे सर, क्रश चिली होगी और किशमिश होगी इसमें, और आलू की कटिंग, क्यूब कटिंग होगी, और हल्दी का 1 टीस्पून होगा हाफ kg में, और उसका सलवा कुकिंग ऑयल में बनाएंगे सर। क्रेपी नहीं होगी सर, लाइट कुक होगा। और हम हमारे पास ऑनियन है, चाय नाश्ते हलवा पूरी के साथ मिलता है। इसमें हमारे पास अचार, इसकी कटिंग की हुई है और ऑनियन कटिंग करके इसको मिक्स किया हुआ है। ये ब्रेकफास्ट में हमारे चाय नाश्ते के हलवा पूरी के साथ होता है। हमारे पास ग्रीन चने हैं, ग्रीन चने सर, ग्रीन चिली है, पेस्ट बनाया हुआ इसका सर, और पाकिस्तानी मसाले हैं और इसको तैयार किया हुआ सर। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आज कुछ मीठे में भी बना रहे हैं आप नाश्ते में, वो क्या? मीठे में सर दूसरी साइड में बताएंगे सर। जी जी, दूसरी साइड। जी, मैं मीठे में सर जो इसके बाद ब्रेकफास्ट है वो
जैसे घरों में बच्चे स्कूल जाते हैं, जल्दी बनाना चाहते हैं 5-7 मिनट की डिश है, हमारे पास ब्रेड मौजूद है, उसमें न्यूटेला स्विक रोल हो गया सर, न्यूटेला पेस्ट होगा, उसमें 2 एग्स हैं और दूध है, उसका लिक्विड बनाया जाए। लिक्विड बनाने के बाद एग्स में उसको डिप करेंगे, डिप करने के बाद उसको सलवा कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद उसको हमारा ब्रेकफास्ट यार बच्चों जनाब सलवा कुकिंग ऑयल के अंदर इसे बनाया जाएगा। सलवा कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद होता है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए आपकी विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन ई जो है वो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगें और इसके साथ साथ आपकी सेहत के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज ना हो, तो बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए सलवा कुकिंग ऑयल और सलवा बनास्पति। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, शेफ से ये जानते हैं कि शेफ ये बताएं कि जो ग्रीन चने बनाए गए हैं जी, इसकी कंप्लीट रेसिपी क्या होगी? अगर 1 केजी किसी ने घर में बनाने हो, 1 केजी के लिए रेसिपी क्या होगी? 1 केजी चने हमारे पास, उसको हम रात को भिगो देंगे, सबसे बेस्ट होगा, सोडा लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसका रात को जो पानी होगा उसके बाद सुबह चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद सर इसको सेपरेट स्टेनर किया जाए। स्टेनर करने के बाद ग्रीन चिली हो गया हमारे पास, कम से कम 1/2 केजी के लिए कम से कम 250 तक ग्राम ग्रीन चिली होनी है, कोई रेड चिली इसमें नहीं होगी। अच्छा, वैसे आज पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बनाने के बाद इसको गार्लिक में इसको सोते करने के बाद चने को इसमें डालेंगे, ग्रीन चिली के बाद हमें इसका जो हमारी रेसिपी है पाकिस्तानी मसाले हैं वो इसमें लगाएंगे सर। पाकिस्तानी मसालों में क्या क्या चीजें यूज? पाकिस्तानी मसालों में सर जीरा होता है, गरम मसाला होता है मिक्स सर, और खुशक धनिया होता है। इनकी क्वांटिटी क्या क्या होगी? 1/2 केजी में सर 1 टीस्पून होगा सर, एक टीस्पून होगा तीनों का जी। ग्रीन चिली, रेड चिली की जगह पे हमने ग्रीन चिली डाला हुआ पेस्ट बना के, ताकि ग्रीन हमारे चने होंगे सर। और इसे कितनी देर के लिए कुक किया जाएगा? सर अगर आपके चने बिल्कुल परफेक्ट हैं, गले हुए हैं, बिल्कुल नरम सॉफ्ट हैं, तो इसमें कम से कम 20 मिनट लगेंगे टोटल सर। और ऑयल कितना डाला जाएगा? ऑयल सर 1/2 कप होगा सर, 1/2 कप इसमें डाला जाएगा। तो जनाब आज तो पूरा ट्रेडिशनली जो हमारा एक नाश्ता होता है वो रेडी किया जा रहा है, क्योंकि उसमें हलवा भी होगा, उसमें चने भी होंगे, उसमें जनाब जबरदस्त सा रायता जो तैयार किया गया है, सैलेड तैयार किया गया है 4 वाला, वो भी होगा। और इसके अलावा मीठे में जो है वो नुटेला खासतौर पे रोल्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे, और पुरियां भी सर्व की जाएंगी। पुरियों की रेसिपी तो बताएं जरा। हमारे चाय नाश्ते की पूरी इसमें है बैग में सर, कुछ ना हो जाए इसलिए रखी है। पुरियां जो है हमारे पास 1/2 केजी मैदा होगा सर, 1 कप उसमें हम डालेंगे घी, 1 कप घी डालने के बाद उसको प्रेस करेंगे, गुनाई करेंगे। गुनाई करने के बाद 1/2 केजी हमारे पास मैदा है, तो उसमें 2 कप हमने उसमें डालना है सर आटा, जैसे गंदम का आटा बोलते हैं वो। उसको प्रेस करने के बाद 1 कप यानी कि उसमें ना पानी का ऐड करेंगे। पानी का ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह गुनाई करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। उसके बाद सलवा कुकिंग ऑयल में थोड़ा डिप करके उसके गुलाई करके पेरे करके रखेंगे। उसके बाद हम इसको तेल से फ्राई करेंगे सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फातिमा, आज तो बड़ा मजे का नाश्ता होने वाला है। बहुत मजे का हनान। मैं वही इतने ध्यान से मैं रेसिपी सुन रही थी ना, और बिकॉज मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस का भी यही दिल होगा कि हम जल्द से जल्द जो है ये रेसिपी कॉपी कर लें और फिर हम इसको ट्राई जरूर करें घर पे, क्योंकि इतना मजेदार नाश्ता आपको बाहर से ही मिलता है। घर पे बनाने के लिए तो बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, लेकिन हमारे जो शेफ हैं वो ये एक्सपर्टीज बिल्कुल हमारी ऑडियंस तक भी पहुंचा सकेंगे, जो कि बड़े मजे की बात है। और कौन नहीं चाहता कि उनका नाश्ता जो है सबसे मजेदार हो। और जो इन्होंने तभी तो कहा जाता है ना कि नाश्ता जो है वो आप बादशाहों की तरह करें, वजीरों की तरह लंच करें और फकीरों की तरह डिनर करें। का नाश्ता सर अगर अच्छा हो जाए तो सारे दिन का माहौल खुशगवार रहता है, खुशगवार रहता है। तो नाश्ता ऑप्शंस भी बड़े जरूरी हैं हनान। मतलब आप यूजुअली आपको एक ही ऑप्शन मिलता है जी, ये अंडा खा लें, ये पराठा खा लें, ये यूजुअली जो हमारा नाश्ता होता है, ये ब्रेड हमारा जो होता है वो यूजुअली हमें ऑप्शन मिलता है घर पे। तो ये इस तरह की रेसिपीज हम इसीलिए अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं कि आप लोग जो है क्विक और अच्छे नाश्ते जो हैं, डिफरेंट तरह के, डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट स्टाइल्स के जो नाश्ते हैं, और हमारे जो प्रोफेशनल शेफ हैं वो मजेदार खाने आपको बना के दिखाते हैं, ताकि आप भी अपने घर वालों को खिला सकें। और रोजाना की बुनियाद पे जब आपको डिफरेंट डिशेज जो हैं वो नाश्ते के अंदर मिलें, बाज का मूड होता है ना कि उठ के चने खाने का मूड ना हो, हलवा पूरी हो, हलवा पूरी का होता है तो बाज का होता है कि यार चने भी हो, फिर मीठा खाने को भी क्रेविंग्स होती हैं, अंडा भी खाने को मन करता है। तो ये तमाम चीजें
चीजें थोड़ी थोड़ी अगर आपके टेबल के ऊपर पड़ी हो तो बड़ा जबरदस्त और नाश्ता होता आजकल है। तो आपको पता है कि लॉकडाउन भी दोबारा से इंटेंसिफाई हो रहा है, तो लोग कोशिश करें कि हम घर पे रहें, घर से खाएं, बैठकर जिस तरह से पहले नाश्ता किया करते थे वो कुछ टाइम के लिए तो जरा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से ये सबसे अच्छी चीज है कि इस टाइम पे हम इस तरह की रेसिपीज अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें जो कि वो घर पे बना सकते हैं, और फिर उनको ऐसे भी फील नहीं होगा कि हम वही जो चीजें हैं वो बार बार खा रहे हैं या हमारे पास बाहर जाने के ऑप्शंस नहीं है। ये सबसे बेस्ट बात होती है जब आप डिफरेंट तरह के नाश्ते घर पर बना सकते हैं, जिसके अंदर कुछ मजे की चीजें भी होती है, कुछ यूनिक भी होता है, कुछ डिफरेंट भी होता है। सबसे मजे के बाद जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं वो बहुत और फैसलाबादी चस्कोरे भी बहुत हैं, उनको होता है कि चटपटा, मीठा, खट्टा, हर तरह का खाने की चीजें जो है वो आगे पड़ी होनी चाहिए। तो हमने आज वसी वैरायटी आपके लिए जनाब तैयार की है। तो आप किसी चीज की भी रेसिपी पूछना चाहते हैं उसके लिए भी आपके लिए स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया जाता है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं उस पर। कोई स्पेशल रेसिपी पूछना चाहे तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। कोई स्पेशल रेसिपी बनवाना चाहें आप हमसे और खास तौर पे उसे सीखना चाहें तो उसके लिए भी हम आपको मदद प्रोवाइड करते हैं। और टिप्स भी अगर आप कोई हमें देना चाहें, यानी कि घरेलू टोटके जो हैं वो बड़े मजे के होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर से पास ऑन होते हुए लोगों के पास आ रहे होते हैं, जिनकी वजह से आपका खाना जो होता है वो दूसरे लोगों के घरों में बना हुआ हो, चाहे इवन रेस्टोरेंट से बेटर कई दफा होते हैं। तो अगर आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम अपने बाकी ऑडियंस के साथ शेयर करें, वो भी आप हमें सेंड करें। लेकिन टिप्स जो हैं वो किसी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी से ही हम लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी गलत चीजें जो है वो गर्दिश कर रही होती हैं। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस हवाले से जो टिप्स हैं वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वजीर हैं, उनके बेटे जो हैं वो गाड़ी चला रहे थे ऑफ रोड, और वो वीडियो पर इतनी ज्यादा तनकीद जो है सोशल मीडिया के ऊपर की गई कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो कानून की बालादस्ती की बात करती है, दूसरी जानब कानून की धज्जियां खुड़ी उड़ा रही है, क्योंकि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, उसका लाइसेंस नहीं बन जाता, तब तक उसे गाड़ी देना जो है वो जुर्म तस्वुर किया जाता है। और जुर्म होता भी है, खुदा न खास्ता कोई सामने आ जाए इसके और ये बच्चा गाड़ी को कंट्रोल ना कर पाए, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो। इस जगह पे अगर इंसान मौजूद नहीं भी है जहां पे ये चला रहा है, अगर कोई जानवर भी है उसकी भी जान चली जाए तो वो भी उतने ही नुकसानदेह और अफसोसनाक बात होगी जितना कि इंसान के लिए तस्वुर किया जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको देखना चाहिए कि आप अगर कानून की बालादस्ती के लिए बात करते हैं, टीवी पे आके बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं, तो घर से कानून की बालादस्ती जो है उसे शुरू किया जाए तो मामला काफी बेहतर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चा इस कदर छोटा है कि सीट को बिल्कुल आगे करके उसे बिठाया हुआ है और बड़ा फख्र महसूस किया जा रहा है कि बच्चा जो है वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। जनाब, थोड़े होश के नाखून लिए जाएं, मुल्क पाकिस्तान में आप रह रहे हैं और इसकी गवर्नमेंट का आप हिस्सा हैं, तो बेहतरी इसी में होगी कि आप कानून पे इंप्लीमेंटेशन करें। आप बड़े हैं, बड़े की तरफ हमेशा छोटों की नजर होती है, तो पूरा मुल्क आपको देख रहा होता है, एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं आप, और इसलिए आपको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल हनान, और इसमें दो और एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमने नहीं सोचे। एक तो जो बच्चा ड्राइव कर रहा है इस वीडियो के अंदर, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ, जो बड़े होते हुए अपने आप को समझेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, जबकि हर चीज की एक उम्र होती है। हर चीज जब तक लीगलाइज नहीं हो जाती बाय द स्टेट, आप जहां पे भी रह रहे हो, डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट एज है जिसके बाद आप ड्राइव कर सकते हो या ड्राइविंग सीख सकते हो। तो ये कोई बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपकी अपनी जगह है या आपकी अपनी गाड़ी है या वहां पे कोई इंसान मौजूद नहीं है, आप उस बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें जो कि आगे चलते हुए शायद बहुत गलत कामों में पड़ जाएगा, क्योंकि वो समझता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट, जो सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग देखेंगे और बच्चे देखेंगे और बड़े देखेंगे, टीनेजर्स देखेंगे, जो कि फिर यही समझेंगे कि हम भी इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप इन पावर होते हो, जब भी आप नजरों में होते हो, स्पेशली जब आप पॉलिटिशियन होते हो या आप एक ऐसे फिगर हो जो लोग फॉलो करते हैं आपको, तो लोग आपको देखकर बहुत सारे काम करते हैं। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करें तो कल को कोई और आम इंसान भी अपने बच्चे को लेके निकल जाएगा कि जी ये मेरे गली है, ये मेरा मोहल्ला है या पार्क है, यहाँ पे मैं भी गाड़ी चला सकता हूँ। और बात ये भी चीज होती है ना फातिमा, कि बड़ों ने बच्चों को रोकना होता है कि आप ये काम ना करें, ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी काम करने से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है और ना सिर्फ आपको बल्कि आपके जरिए दूसरों को भी पहुंच सकता है। इस चीज के लिए बड़ों ने एग्जाम्पल सेट करनी होती है। जब बड़ों की ही पुश्तपुनाई बच्चों को मिल जाती है तो बच्चे फिर कानून को हाथ लेने के लिए जरा शेर हो जाते हैं।
तो इस तरह की एग्जांपल्स जो है हमारे मुआशरे के अंदर नहीं सेट करनी बिल्कुल चाहिए। नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं कि आप एक चीज को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी यही करें। बहुत फातिमा, गलत सोशल बात मीडिया है। की बात हो रही है, एक और भी तो वीडियो है, उस हवाले से भी बताएं जरा। बिल्कुल जी हनान, मैं उसी तरफ आ रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ध्यान से चीजें जो हैं वो अपलोड करनी चाहिए। जो आप चीज बाहर सोशल मीडिया पर जो चीज आ जाती है उसके ऊपर कोई तनकीद भी कर सकता है, कोई पसंद भी कर सकता है, कोई उसे पॉजिटिवली भी ले सकता है और कोई उसे नेगेटिवली भी ले सकता है। हम बात करें टिकटॉक पर लगाई हुई एक वीडियो की जो कि टिकटॉक के लिए बनाई भी गई थी, और आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि किस तरह से ट्रैफिक को रोका गया है और दो लोग सिर्फ एक टिकटॉक की वीडियो के लिए, एक सोशल मीडिया वीडियो के लिए एक इतनी गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं टिकटॉक के भी बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार जो है इन एप्लीकेशन से बनाया, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि टिकटॉक को जो है वो खराब है या सोशल मीडिया ऑल टुगेदर खराब है। लेकिन यहाँ पे ये बात जरूर आती है कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही है, आपके ऊपर कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है ये ट्रैफिक वार्डन्स का है, उन्होंने देख के रोड को चलाना होता है। आप खुद से आके एक सिविल पर्सन हो के वहां पे आके कुछ अपने दोस्त खड़े करें, पूरे मेन रोड की ट्रैफिक को ब्लॉक करें और संगली घुमाते हुए वहां से सिर्फ और सिर्फ एक टिकटॉक बनाते जाएं, तो ये तो एक किस्म की गुंडागर्दी होगी या कानून को हाथ में लेने वाली बात होगी। लोगों को अजियत में डाल रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपकी एक वीडियो के लिए आप लोगों को तंग कर रहे हैं, जो लोग उस ट्रैफिक के अंदर फंसे होंगे, जो अपने घरों को जा रहे होंगे, ऑफिस को जा रहे होंगे, जो किसी से मिलने जा रहे होंगे, वो सारी चीजें आप इंटरप्ट कर रहे हो सिर्फ एक सोशल मीडिया। और इस बड़ी वैन के पीछे अगर खुदा न खास्ता कोई एम्बुलेंस आ जाए, एम्बुलेंस की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते थे। तो इस तरह की चीजों के ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। और ये जो कहा जाता है ना कि वर्गल कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अप्लाई अब नहीं कितने, जो करता है उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा कंटेंट भी ब्लॉक होना चाहिए, ऐसा अकाउंट भी ब्लॉक होना चाहिए जिसके ऊपर ऐसी टिकटॉक्स जो है वो बना के डाली जाए जिसे ऑब्जर्व करने के बाद पता चलाया जाए कि ये कानूनी कर रहे हैं या गैर कानूनी कर रहे हैं। देखें जी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कोटेशन है। हम सबको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, जहां पे अच्छी चीजें होती हैं उससे बुरी चीजें भी हो सकती हैं। आपके पास अगर वो पावर है सोशल मीडिया की, उसे गलत मत इस्तेमाल करें। एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें, एक सही एग्जाम्पल सेट करें, आगे वाली जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। सिर्फ छोटी मोटी वीडियोस के लिए जो है लोगों को ना तंग करें, लोगों को परेशान ना करें। फिर यही होता है ना, फिर वो बैन कर देते हैं, चीजों को ब्लॉक कर देते हैं और लोग कहते हैं अच्छा हुआ, और इसी वजह से वो कहते हैं क्योंकि वो खुद पर्सनली तंग हो रहे होते हैं इन चीजों से। अक्सर फातिमा ये कहा जाता है ना कि पावर के ऊपर कंट्रोल रखना या अपने आप पे कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे एक टीचर होते थे, वो हमेशा हमें इस चीज की सजेशंस देते थे, नसीहत करते थे कि बेटा गाड़ी दो शख्स चलाते हैं, एक जो पूरा रेस दबा के गाड़ी को भगा रहा होता है और दूसरे के हाथ में पावर होते हुए भी वो अपने आप पे कंट्रोल रखता है और नॉर्मल स्पीड पे जाता है। इसलिए हमें अपने आप पे जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि रेसिपी के हवाले से एक बार शेफ से पूछ लिया जाए कि कहां तक पहुंच चुके शेफ, जो रोल्स नुटेला बनाए जाएंगे वो कहां तक पहुंच चुके हैं और कितनी देर में तैयार है? जो है मैंने इसको किया हुआ सर, उसके जो बाकी सॉसें हैं, एप्पल सिरप है, नुटेला सिरप है, वो हमारे पास मौजूद है। ब्रेड है, उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ सर। प्रेस करने के बाद उसके बाद उसको फ्राई करेंगे डिप करने के बाद। अच्छा, वैसे शेफ बाज़-औक़ात तो नाश्ते के अंदर जो मगज बनाया जाता है, पाए बनाए जाते हैं, उनकी रेसिपी भी तो बताएं। अगर किसी ने पाए बनाने, तो हमारे यहाँ 2-3 तरह की मिथ्स पाई जाती हैं। एक शख्स कहता है कि रात भर पकते रहते हैं, एक बंदा कहता है कि इसे 2 घंटे के अंदर तैयार कर लिया जाता है। इसकी असल रेसिपी क्या है सर? असल यही छोटे पाए हो ना, जब बड़े हो उसको टाइम तो कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। रेसिपी उसकी सर ये है, पाए आपके पास 1 kg है, उसमें आप ऑनियन है, पाकिस्तानी मसाले हैं, आप उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सारा कुछ इकट्ठे डाल के उसको स्लो आंच पे रखेंगे ताकि मिट्टी का बर्तन हो, उसमें सबसे बेस्ट पकते हैं। अक्सर लोग घरों में कुकर, प्रेशर कुकर में बनाते हैं, तो सर उसमें स्टीम जो है उसकी अंदर ही रहती है, पक तो जाते लेकिन उनकी जोखनी होती है वो सर सही तरह नहीं निकलती सर। यानी ये जो है खास तौर पे मट्टी के बर्तन के अंदर बनाया जाए तो जैसे मटन कुन्ना है, उसको स्पेशल पंजाबी जैसे कहते हैं गरा, उसमें बनाया जाता है, उसमें स्पेशल बनता ही उसमें है मटन कुन्ना। जैसे मट्टी के बर्तन में सर अपना एक फ्लेवर निकलता है ताकि स्टीम उसके अंदर ही रहती है।
कुकर में लगाने से स्टीम बाहर नहीं निकलती सर। बिल्कुल स्टीम अंदर ही रहती है, कुक अच्छी तरह नहीं होता उसके, यानी कि हम वगैरह बाहर नहीं निकलता है। मट्टी के बर्तन से अच्छी तरह यानी कि 2-3 घंटे कम से कम लगते अच्छा, हैं। ये इसके अलावा ये बोंग भी तो बनाई जाती है और निहारी भी तैयार की जाती है। आजकल कुछ और चीजें देखने में मिल रही हैं कि चिकन की निहारी भी तैयार की जा रही वो है। सर एक्चुअली बनी बनाई मिलती है लेकिन बाजार से, लेकिन वो चिकन की निहारी नहीं होती, जैसे बीफ निहारी होती है सर। हाँ, असल यही मैं पूछना चाह रहा था, असल रेसिपी बीफ की होती है या मटन की होती है? सर बीफ से बनती है सर। मटन की भी नहीं होती? मटन की भी नहीं होती। मटन के से लिए मटन भुन्ना बन सकता है, मटन निहारी नहीं बन सकता। लेकिन वो तो लंच या डिनर के लिए होगा ना। अगर कोई मटन पसंद करता है ब्रेकफास्ट में लेने के लिए, उसके लिए क्या रेसिपी होगी? और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि ऑयल की जो मिकदार है इन खानों में कितनी इस्तेमाल होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इवन मेरी तरह इसलिए ये चीजें अवॉइड कर जाते हैं कि इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होंगी, तो उस हवाले से भी जरूर बताइएगा। मटन गुने में सर पता क्या है सर, इसमें जखनी के में से आप अपना ऑयल होता है, उसमें फैट होती है, उसको अपना ऑयल निकल जाता है, लेकिन लास्ट टाइम उसको तड़का लगाया जाता है। जैसे बीफ निहारी है, उसको पहले सारा कुछ डाल के उसको अच्छी तरह कवर करके ताकि उसकी स्टीम। ठीक है, इसकी कंप्लीट रेसिपी आपसे जानूंगा, क्योंकि अभी ब्रेक का वक्त हो गया। अगर दरमियान में काटूंगा तो ऑडियंस को आधी रेसिपी पता चल पाएगी, आधी की नहीं। तो ब्रेक के बाद कंप्लीट इसकी रेसिपी आपसे जानेंगे। तो नाज़रीन, यहां पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आज हम बड़ी ही एक ज़बरदस्त स्पोर्ट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरी भी पर्सनली फेवरेट है टेबल टेनिस के हवाले से। लेकिन टेबल टेनिस को शहर फैसलाबाद के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे इसकी एसोसिएशंस को प्रॉब्लम्स का सामना है। अगर चाइना के अंदर या ओलंपिक्स के अंदर या दीगर जगहों पे देखा जाए तो टेबल टेनिस को एक खास अहमियत हासिल है, बड़े ज़बरदस्त मुकाबलाजात होते हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ वहां पे कोई नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ टेबल टेनिस के अच्छे प्लेयर्स क्यों नहीं जनरेट कर पाते, और यहाँ पे एक प्रॉपर खेल की तरह उसके टूर्नामेंट का इनकाज जो है वो क्यों नहीं किया जाता? इस मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। सैयद दानिश हमारे साथ मौजूद होंगे, जो प्रेसिडेंट हैं टेबल टेनिस एसोसिएशन फैसलाबाद के। उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे, हमारे यहाँ टेबल टेनिस के प्लेयर्स उस तरह से नहीं अच्छे मिल पाते जिस तरह से क्रिकेट या दीगर खेलों के अंदर देखने को मिलते हैं? वजह क्या है भाई? वजह सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बजट की कमी है। तो बजट हो तो सारे काम होते हैं। अब क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बात बजट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एड्स बहुत मिलती हैं, लेकिन टेबल टेनिस में बजट कोई नहीं है। जो कुछ भी करता है प्लेयर अपने सिर पे करता है, जो भी मतलब फेडरेशन वगैरह सपोर्ट करती है, लेकिन बहुत माइनर लेवल पे। तो हम इसलिए अब आगे आए हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो स्कूल लेवल पे बच्चे हैं ना, उन्हें हम सपोर्ट करें ताकि वो आगे आए आराम से, उन्हें बजट की टेंशन ना हो, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे बच्चे होते हैं, इन्हें इतना मतलब सपोर्ट नहीं मिलता, तो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए, स्टडी के लिए गेम वाइंड अप कर जाते हैं। तो दानिश, अगर आप अपनी ही पर्सनल जर्नी के बारे में बात करें तो आपको टेबल टेनिस का शौक कहाँ से शुरू हुआ और फिर आपने कहाँ पे, क्योंकि अब तो कई जगहों पे टेबल टेनिस का मिल जाता है आपको वो, लेकिन पहले तो ऐसे होता था कि बहुत कम जगहों पे स्पेसिफिक क्लब्स के अंदर या स्पेसिफिक जगहों पर ही आपको वो मिल सकता था ताकि आप खेल सकें। तो आपने बेसिकली मुझे शौक सबसे पहले जब हम स्कूल में थे ना, तो स्कूल में मैं लासाल स्कूल में पढ़ा था, तो लासाल स्कूल में टेबल टेनिस को फ़रोग बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे वो टीचर्स हमें खुद रिसेस टाइम में हमारे साथ खेलते होते थे, हमें बताते थे कुछ, तो ऐसा ऐसा शौक हो गया। फिर जब स्कूल लेवल से हम निकले तो हमने कॉलेज में आए, तो कॉलेज में इतना वो नहीं था, तो हमने खुद क्लब ज्वाइन किया। शौक हो गया था, एक हमने क्लब ज्वाइन किया, क्लब अलफता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सलीमी चौक में, उससे ज्वाइन किया। तो लेकिन ये फिर हमें फैसलाबाद लेवल पे भी खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला, लेकिन बस अपनी स्टडी भी पूरी करनी थी, तो मुझे वाइंड अप करना पड़ गया कि जी अब मैं मतलब मजीद नहीं खेल सका। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो या अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं, बल्कि बच्चों को मार पड़ जाती है अच्छी खासी कि आप क्यों स्पोर्ट्स में जाते। तो आपके घर वाले सपोर्टिव थे? और अगर जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो माएँ देख रही हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या ये बात सच है कि स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो तो भाई आपकी पढ़ाई ज़ाया हो रही है? जी ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टडी हमने करनी थी, इसलिए मैंने वाइंड अप किया। लेकिन अब ये है कि अगर आप उसे प्रॉपर टाइम दें स्पोर्ट्स को और अपनी स्टडी को भी प्रॉपर टाइम दें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पेरेंट्स को कोई इशू होगा। लेकिन जब बच्चे बिल्कुल ही स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, स्टडी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, फिर पेरेंट्स को इशू होता है कि यार हमारा बच्चा एक किस्म से ज़ाया हो रहा है। तो आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे
बाकायदा समझाया अभी कि पहले आप अपने बेटा स्टडी को भी टाइम दो, फिर अपना खेलो, जो मर्जी करो आप, आपका शौक है जैसे मर्जी करो। फिर कई लोग ये सिर्फ शौक को छोड़ के सिर्फ इसके लिए कहते हैं कि मैंने अपने घर की रोटी चलानी है, तो ये एक स्पोर्ट्स है, ये घर चलाने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इंडोर स्पोर्ट्स की जब भी बात की जाती है, चाइना में इंडोर स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया जाता है जी। वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल्स, आप बैडमिंटन को ले लें, आप इसके अलावा टेबल टेनिस को ले लें, या इंडोर जितनी भी गेम्स होती हैं, रनिंग के अंदर ओलंपिक्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडोर गेम्स को उतनी प्रमोशन नहीं मिल पाती जितनी वहाँ पे मिलती है। इसकी क्या वजह? मैंने आपको ये भी पहले बताया कि इसकी सबसे मेन वजह ये है कि बजट। अब चाइना में आप चले जाओ, चाइना में 5-5 साल के बच्चे जो होते हैं ना, वो कैंप वालों ने, क्लब वालों ने अपने उसमें लिए हुए होते हैं अंडर, वहीं पे रहना उन्होंने, वहीं पे खाना पीना है, वहीं पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सब हो रहा है, वहीं पे उनकी स्टडी हो रही है। लेकिन आप पूरे फैसलाबाद का, पूरे पाकिस्तान में भी ऐसा कोई क्लब नहीं है जहाँ पे इतना बजट हो। कितना बजट आपको रिक्वायर होता है? क्योंकि मेरे नाकस इलम के मुताबिक मेरा नहीं ख्याल टेबल टेनिस में आपको ज्यादा बजट जो है वो चाहिए होता है। ये देख रहा, ये बस लोगों की गलतफहमी होती है कि अब एक जो मेन इंटरनेशनल प्लेयर है ना, फैसलाबाद के 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनली खेल रहे हैं। आप सिर्फ जाके उनकी किट का रेट पूछे ना, तो आपको 1 लाख रुपए की उनकी किट होगी कि उनका रैकेट 40,000 50,000 का रैकेट है, 5,000 6,000 की उनकी रबड़ है, और शूज, किट्स, ट्रैक तो सूट। अगर फैसलाबाद की बात करें तो आजकल आपको कोई बदलती हुई चीजें नजर आ रही हैं कंपैरेटिवली, कि लोगों का रुझान उस तरफ हो रहा है कि स्पोर्ट्स खेलें? ये बदलने के लिए तो हमने ज्वाइन किया। अच्छा। इंशाल्लाह हम कुछ चेंजिंग लाएंगे। बस अब ये कोविड आ गया तो सरगर्मियाँ बंद हो गई हैं ज़रा, तो इंशाल्लाह ये कोविड खत्म होता है तो हम टूर्नामेंट भी करवाएंगे। आप बात कर रहे थे कि कुछ प्लेयर्स जो फैसलाबाद से इंटरनेशनली खेल रहे हैं, अगर आप उन प्लेयर्स के बारे में कुछ बात करें ताकि लोगों को जो है ये भी पता चले कि करियर भी बन सकता है अगर आप अच्छा खेलते हैं। क्या नाम है, फैसलाबाद के एक सैयद शुजात अली हैं, आसिम मुनीर हैं, ये इंटरनेशनली भी क्या नाम है खेल के आए हैं। ये फैसलाबाद के अच्छे प्लेयर हैं। आज से आप 10-15 साल पहले चले जाएं तो टेबल टेनिस में फैसलाबाद का बहुत नाम होता था कि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर है फैसलाबाद से ही तकरीबन होते थे। लेकिन अब 5-10 सालों से फैसलाबाद बहुत पीछे चला गया है। वैसे खानों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। आपको खाने पसंद है? जी बिल्कुल, बहुत मतलब इसके लिए आपको डाइट प्लान क्या चाहिए होता है एक प्लेयर की टेबल टेनिस के लिए? क्या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या डाइट प्लान होता है? इसलिए डाइट प्लान असल में मेन कोचेज हो ना, तो वो बहुत अच्छे हमें बताते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया हमारे यहाँ पे कोचेज का फुकदान है, हमें जो भी करना है अपने सिर पे ही करना है। तो बहुत कम लोग हमें बताते हैं कि जी क्या है क्या नहीं है। तो डाइट प्लान के हवाले से अगर बात करें तो क्या ऐसी चीजें जो आपको डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? ज्यादा प्रोटीन्स लेने चाहिए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए? बिल्कुल। तो ज्यादा मतलब ऑयली चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। जो भी एक मतलब कि स्पोर्ट्समैन को अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए ताकि अब वो फिट रहे। एक्सरसाइज कितनी देर करनी चाहिए? मतलब कुछ मिनिमम 1 आवर एवरी डे? जी। और प्रैक्टिस कितनी देर करते हैं आप? प्रैक्टिस 2 आवर। अच्छा, वैसे मैंने नोट किया है तो आप हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं? जी। बहुत चीजें इंप्रूव जो है वो हो रही हैं। अगर खास तौर पे टेबल टेनिस की बात की जाए, वो स्विंग्स जो है वो देनी होती हैं बॉल को खेलते हुए। आपने बहुत सारे अब तरीकों के साथ खेला जाता है। पहले जो होता है ना स्ट्रेट खेला जा रहा है, लेकिन अब बॉल को स्विंग करना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग जो है प्रॉपर इस हवाले से होती है। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, सवाल भी आपसे पूछेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दानिश हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। दानिश, बताइएगा कि अब स्कूलों के अंदर भी प्रॉपर इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाने लगी है और बहुत सारी अवेयरनेस लोगों के अंदर आ रही है। इसे भी एज अ स्पोर्ट अब लिए जाने लगा है। तो आप क्या कहेंगे, कितने स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, कितने प्रोफेशनली प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं टूर्नामेंट्स खेलने के लिए? अभी तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल माइनर लेवल पे कोई इतने खास प्लेयर नहीं आ रहे फैसलाबाद में ना। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत कम स्कूल हैं जो ऐसे प्रोफेशनली बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ज़्यादातर बस स्कूलों में आजकल ये है कि बच्चों से फीसें ले लो,
स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देना तो दूर की बात, बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है, बस अपनी फीस ली और बात खत्म की। तो बहुत कम स्कूल हैं जो आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। प्रोफेशनल प्लेयर्स कितने तैयार हो रहे हैं? कोई टूर्नामेंट्स का इनकाद करवाया जाता है शहर फैसलाबाद? यही तो मैं आपसे कहता कि हम ये कोविड खत्म हो जाए तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टूर्नामेंट इनकाद होंगे उतने ही ज़्यादा प्लेयर फैसलाबाद। वैसे रमज़ान का क्या प्लान होता है? हम मतलब हमारा कुछ फ्रेंड सर्कल है, हम रमज़ान हमने लाजमी तौर पे 2 से 3 घंटे टेबल टेनिस को देने होते हैं, तो रमज़ान के अंदर भी तो आप फ्लड लाइट कोई टूर्नामेंट्स का इनकार? हाँ जी, नहीं फ्लड लाइट की तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इंडोर गेम ही होता है आपको। तो लेकिन इसकी टाइमिंग ना चेंज हो जाती है, टाइमिंग हम ये रात तक में चली जाती है कि सहरी से पहले 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम एक आइडियल सिचुएशन में देखें तो आगे चलते हुए आप किस तरह के इन्वॉल्वमेंट चाहेंगे लोगों से टेबल टेनिस की तरफ, और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की अगर आप हेल्प चाहेंगे या सपोर्ट चाहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से? जी, गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स होगी तो टेबल टेनिस को फ़रोग मिलेगा। जब गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स नहीं होते तो समझें कि बिल्कुल ये नील हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी आती है कि गवर्नमेंट हमें बजट फराहम करेगी, क्योंकि इतनी हैवी एक्सेसरीज जो इसकी होती हैं, जो प्रोफेशनल हाँ जी आती हैं, वो आप कहना एक आम प्लेयर नहीं कर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट अब तक कितने इंडोर कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से टेबल टेनिस रखा गया हो, और क्या कोई कोचेस भी दिए गए कि अगर वहां पे कोचेस तो कोई नहीं है तकरीबन, लेकिन 5-6 हैं फैसलाबाद में, लेकिन आप कहें कि जी बिल्कुल ही क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर्स है? ऐसे भी हैं जहां पे स्पेसिफिकली टेबल टेनिस पर ही फोकस किया जाता हो और बच्चों को इनकरेज किया जाता हो कि वो इस तरफ भी आए? जी, एक क्लब है गुलाम मोहम्मदाबाद में, एक सलीमी चौक में है अलफता स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ये 2 कम्प्लेक्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग हो रही है, बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारे पुराने हैं, सीनियर प्लेयर 2 हैं फैसलाबाद। जी, तो ये सीनियर प्लेयर हैं, ये यहाँ पे ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। लेकिन 2 प्लेयर कितने ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग कर सकते हैं? तो और जगहों की जरूरत है, जगहों की भी जरूरत है, और ज्यादा बजट की जरूरत है कि जितने बच्चे आए उनके लिए बॉल्स, रैकेट, तो वो कितने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फातिमा। वैसे बड़ा जबरदस्त अरोमा जो है वो स्टूडियो के अंदर इस वक्त आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा किचन की तरफ चलें और शेफ यूके से पूछें कि हमारी डिशेस जो हैं वो कहाँ तक पहुंच चुकी हैं। शेफ, लगता है आप साथ साथ खुद भी चख रहे हैं बनाते बनाते? जी बिल्कुल। अच्छा, कहाँ तक पहुंच चुके हैं हमारे न्यूटेला? 2 मिनट में आपके पास आ रही सर न्यूटेला स्वीट रोल, और जो चाय नाश्ता वो तो ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया है। ये रह गया सर, ये रोल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। जी चलें, मैं चाहता हूँ आप जल्दी से तैयार करके प्लेट में जो है वो ला के रखें, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके कि आज का जो ब्रेकफास्ट तैयार किया गया है शेफ यूके की तरफ से वो किस तरह का रेडी हुआ है। तो उतनी देर हम दानिश की तरफ चलते हैं और दानिश से गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे। दानिश, ये बताइएगा कि जो डिविजनल स्पोर्ट्स के हेड हैं यहाँ पे, क्या उनके साथ आपकी कोई मुलाकात हुई हो, कोई मीटिंग हुई हो, तो उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हो जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों को इन्वॉल्व किया हो इस गेम के अंदर, या प्रोफेशनली इस गेम को स्टार्ट करके कोई अलाउंसेस लगाए गए हों प्लेयर्स के लिए? जी, ये ना डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने अलाउंसेस लगाने होते हैं। हर क्लब में जाके देखना होता है कि जी इस क्लब में कितने लेवल तक कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो हर बच्चा जो मतलब कि अच्छा खेल रहा है तो उसके लिए उन्होंने अलाउंसेस तय करने होते हैं। तो इस टाइम हमारे रिसेंटली हमाद साहब हैं, हमारे DSO साहब, तो वो माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिंग है, वो बहुत हद तक काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो और ज़्यादा हमें सपोर्ट्स करेंगे। अभी हमसे रिसेंटली उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने काफ़ी हमें यकीन दहानी दिलवाई थी कि मैं जितना आप से सपोर्ट कर सकता हूं आप लोगों को, आपका साथ दूंगा। तो आप उनसे बात करें कि आप टूर्नामेंट का इनकाद करें, क्योंकि इसमें तो ये भी नहीं होता कि बहुत रश होगा और कोविड के SOPs जो हैं वो खराब होंगे। 2 बंदों ने पूरी गेम को खेलना होता है, ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि आप रश ना डालें। टूर्नामेंट का इनकाद करवाने का मकसद ये होगा जिस प्लेयर की वहां पे जरूरत हो वही वहां पे मौजूद है। और हनान, मेरे पास एक और भी मैं आपको अगर आइडिया दे सकूं कि ऑनलाइन बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की जाती है, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर आप लोगों को इनकरेज भी कर सकते हैं इस तरफ लाने के लिए। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि फैसलाबाद की तरफ से ऑलरेडी खेल रहे हैं इंटरनेशनली,
उनको आप जूम कॉल पे ले सकते हैं, साथ कुछ अगर आप बच्चों को भी जूम कॉल पे ले सकते हैं। मोबाइल फोन आजकल हर किसी के पास है, सबके पास और जूम तो चला ही लेते हैं बच्चे, और कुछ चलाएं ना चलाएं, तो उनको इकट्ठे करके जरूर उनको इनकरेज किया जा सकता है और बच्चों को इस तरफ लाया जा सकता है। और जितने ज्यादा बच्चे होंगे, लोगों का इस तरफ रुझान बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो उतना ही गवर्नमेंट के ऊपर और डिविजनल जो हमारी अथॉरिटीज है उनके ऊपर प्रेशर बनेगा कि वो बजट को भी इंक्रीज करें एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इस मामले में हमारी मीटिंग जो पिछले दिनों कोविड में थी तो ऐसे ही हो रही थी बिल्कुल। तो लेकिन जो मतलब अब इलेक्शन हुए हैं वो उसके लिए तो सबको गैदरिंग करनी ही पड़नी थी, वो भी हमने पहले की, लेकिन SOP का ख्याल रखा सब, वो भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से इलेक्शन हुए। तो उसके बाद हमारी पहली आई है, तो हम जरा कोविड का वेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान इससे कोविड से पाक हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह जितने मैक्सिमम हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टूर्नामेंट्स करवाएं ताकि वो बिल्कुल। तो ऑनलाइन आपने कोई इस तरह की चीजें ऑलरेडी कोई कॉन्फ्रेंस? जी, ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस वगैरह हमारी, जब भी कोई मतलब किसी भी मामले में इशू होता है तो हम उस पर ही कर लेते हैं। और बड़े टैलेंटेड मैंने प्लेयर्स फैसलाबाद के देखे हैं जो टेबल टेनिस को इवन क्योंकि इंडोर गेम है, गर्मियां यहाँ पे जरा ज्यादा होती हैं, कई दफा बच्चे नहीं प्रेफर करते बाहर जाके खेलना। स्कूल्स में भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो अगर इस तरफ और थोड़ा मार्केट किया जाए, बच्चों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस दी जाए कि ये प्रोफेशनली भी आप खेल सकते हैं, नॉट जस्ट एज अ टाइम पास, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डिफरेंट स्कूल्स की तरफ से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ से आकर जरूर इसमें पार्ट लेंगे। असल में सही इंकरेजमेंट तो बच्चों को तब भी मिलती है जब आप स्कूल लेवल से छोटे बच्चों को इस टाइम, जब आपकी एज ही मतलब 17-18 प्लस हो गए, तब आपने खेलना शुरू किया है, तो आप मतलब अच्छे लेवल पे आते 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 25-26 जितना अर्ली आप खेलना शुरू कर दें, जितना अर्ली आप अपनी लाइफ को मोड कर लें इस हिसाब से कि वो आपकी एक पार्ट बन जाए आपकी रूटीन। बिल्कुल फातिमा, चाइना और जापान में अगर देखा जाए तो इंडोर गेम के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है, खास तौर पे जब टेबल टेनिस की बात आती है। आप जरा यूट्यूब निकाल के या सोशल मीडिया पे वीडियोस देखें, आपको अंदाजा हो कि कोचिंग किस तरह से उनकी की जाती है, क्योंकि कोच की अहमियत जो है वो सबसे ज्यादा इस गेम के अंदर होती है। वहां पे स्कूलों के अंदर और प्रोफेशनली दोनों तरीकों से टेबल टेनिस पे बच्चों पे बहुत फोकस किया जाता है। इवन ऐसी वीडियोस भी मैंने उनकी देखी हैं कि बच्चे रो रहे होते हैं, हाथ थक जाता है, इतनी मुशक्कत उनसे करवाई जाती है कि कल को ये रोना ही इसके काम आएगा और बड़ा प्लेयर बन के ये सामने आएगा। लेकिन इतना भी बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। प्रेशर नहीं, देखें जब भी कभी प्रेशर नहीं डाला जाता, बच्चे अपनी मर्जी से खेल रहे होते हैं, ये नहीं कि उन पर प्रेशर डाला जाता है, बच्चे अपनी मर्जी से खेल रहे होते हैं। वो मकसद ये होता है कि मेहनत इतनी ज्यादा वो करते हैं कि बच्चे रोना शुरू कर देते हैं ना, या आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये जीत के आंसू भी बाद में फिर इसी तरह निकलते हैं, तो उससे जो खुशी मिलती है, जो कौम का फखर। इसकी भाई की बात से मुझे याद है कि वो आमिर खान की फिल्म में एक आई थी दंगल, उन्होंने अपने बेटियों की ट्रेनिंग की थी तो बेटियां रो पड़ी थी, बाप से नफरत करने लगी थी, और इस तरह के लेकिन जब वो बड़ी हुई तो वो इंटरनेशनल चैंपियन भी बड़ी, लेकिन इसी वजह से हुई कि उन्होंने मेहनत करनी पड़ी। तो बहुत शुक्रिया दानिश आपका आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।